हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, अभी एक हफ्ते की छुट्टी थी क्योंकि मैं होली पर घर चला गया था लास्ट सैटरडे। और तब से एक हफ्ते तक लगातार घर पे था, बहुत सारे काम थे, व्यस्त था, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भी किए, कॉल भी किए कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही। तो लगभग सभी क्लासेस बंद हो गई थी, चाहे वो मेंस की क्लास हो, मैपिंग की क्लास हो, या फिर PT 365 की क्लासेस हो, या टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी क्लासेस लगभग क्लोज कर दी गई थी। क्योंकि जब घर गए थे तो बहुत सारा काम होता है, फिर घर के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, बाकी तो चीज़ें होती हैं। तो अब जो है कि दोबारा हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी हैं और ये रेगुलर आपको क्लासेस अब लगातार मिलेंगी, और जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि मेंस की क्लास शुरू करूं। जैसे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ऑलरेडी 5 बजे पब्लिश कर दी है, और कल सुबह आपको मेंस के लिए ही इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी, क्योंकि वो क्लासेस अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह नहीं है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ हमने मैपिंग की क्लास को किया था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया, साउथ अमेरिका कंप्लीट किया, अफ्रीका की भी क्लासेस को कंप्लीट किया था। आज हमारी ये अफ्रीका की लास्ट क्लास होगी, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके सामने दिख रहा है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम कंप्लीट करने के बाद हो सकेगा तो हम लोग यूरोप को भी जो है कि कुछ चीजों को लोकेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एटलस वगैरह ले लिया होगा, अपने पास जो है कि लेकर बैठ गए होंगे, और मैं इनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, हैंड रिटन नोट्स। एटलस की पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिखता हूं, एटलस वगैरह जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा अभी तक, पहली बार इस क्लास पे आए हो, तो इससे पहले आप नॉर्थ अमेरिका के 4-5 लेक्चर, साउथ अमेरिका के 3 लेक्चर, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एटलस को कैसे पढ़ना चाहिए, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और साथ में यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में भी जो काम आता है, वो कैसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो इन सभी चीजों की अपडेट आप ले सकते हो, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी, कॉन्गो गणराज्य वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी, और आज हम शुरू करेंगे माउंट कैमरून के बारे में बात करेंगे। तो जरा अपने फिजिकल मैप पर आप आ जाइए। जरूरत पड़ने पे हम लोग पॉलिटिकल फिजिकल मैप दोनों ही पर ही चलते हैं। हालांकि ये तो पीडीएफ है, ये मैंने थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कोशिश की थी कि आपको साफ साफ दिखे। हालांकि आपके पास एटलस है, तो जैसे जैसे मैं लोकेशन को आपको बताऊंगा, आपको अपने एटलस में ढूंढना है। तो फिजिकल मैप आप खोलेंगे और यहां पर आपको गिनी की खाड़ी में आपको एक माउंट कैमरून देखने को मिलेगा। यहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा गिनी की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ गिनी। और यहां पर आपके मैप में, एटलस में आप देखोगे 4070, यानी कि लगभग 4070 मीटर की हाइट होती है माउंट कैमरून की। तो मिल गया आपको माउंट कैमरून। देखा जाए तो ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, पूरे अफ्रीका का। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अफ्रीका का जो लास्ट लेक्चर था, पहला लेक्चर ही था एक तरीके से, उसमें मैंने स्पष्ट क्लियर किया था कि एटलस जो माउंटेन है, जो ऊपर के 3-4 देशों में मतलब कि कवर किया गया है, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मतलब ट्यूनीशिया वगैरह, लीबिया तो नहीं। तो वहां पर मैंने ये क्लियर किया था कि जिस प्रकार से माउंट एटलस एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है, बाकी सभी अफ्रीका में रिफ्ट वैली या डेथ वैली, ये सब घाटियां वगैरह है, उसी प्रकार से आप माउंट कैमरून के लिए भी लिख सकते हो। कहीं पर भी आप साइड में लिख सकते हो, जहां पर भी आपको जगह मिले। माउंट कैमरून को हाईलाइट कर लीजिए पहले। मिल गया कि नहीं? आई थिंक मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो अपनी मोबाइल डिस्प्ले पर देखिए, मैं किस जगह पर आपको दिखा रहा हूं, और उसको बाहर करके एकमात्र इस तरीके से लिखिए कि ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है दोस्तों? ये एकमात्र जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अब जिन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि अपने मैप में देखिए कि कहां पर मैं लोकेट कर पा रहा हूं, और ये सभी चीजें आपको पूछी जाती हैं। लेकिन वही है कि आप फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए किसी किताब को उठाते हो, रटना शुरू करते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप एटलस को अच्छे से पढ़े रहोगे, तो आपको माइंड मैप हो जाता है कि दुनिया में हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ताकि आपको जब मैं अगली एक सीरीज चलाऊंगा कि हर महीने जो अपडेटेड चीज है, जो लोकेशन वाइज जो चीजें होती हैं, जब हम उसे कवर करेंगे तो आपको इजीली मिल सकेंगी वो चीजें। और यूपीएससी अक्सर ऐसी चीजों को पूछता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा, इस पर्वत का जो तटवर्ती ढाल है, वो अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यहां पर ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है दोस्तों? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, स्पेशली 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ का क्षेत्र हो या वो साउथ का हो, उसे हम लोग कहते हैं सदाबहारी जोन, सदाबहारी क्षेत्र, या विषुवतीय जोन भी आप कह सकते हो, जहां पर अधिक तापमान होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होती है, और वहां पर वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो मैं कह सकता हूं कि माउंट कैमरून का ये जो ढाल है, जो पर्वत का ढाल है तटवर्ती, यानी कि तट के समीप, यहां पे आप लिख सकते हो कि ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। किसका? पूरी अफ्रीका का जो है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इतनी अधिक वर्षा आपको पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। दो विशेषता देखने को मिली माउंट कैमरून की। एक तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अगर सीधा प्रश्न पूछ जाए
कि भाई कौन सा एकमात्र ऐसा पर्वत है जो ज्वालामुखी सक्रिय पर्वत के रूप में जाना जाता है, तो माउंट कैमरून। कौन सा ऐसा पर्वत है जहां के ढाल पर या जिसके तट के समीप सर्वाधिक वर्षा होती है अफ्रीका में, तो वो भी माउंट कैमरून हो गया। अभी आपने आरओ एग्जाम्स में भी देखा किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लोकेशन बेस्ड। यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखिए, वहां पर भी पूछता है, यूपीपीसीएस में देखिए, तो ये सभी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और यहीं पर अगर आप गिनी की खाड़ी को देखेंगे, गल्फ ऑफ गिनी लिखा हुआ है गिनी की खाड़ी को, इसके बारे में 2 पॉइंट लिख सकते हो कि इसका जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो तट का क्षेत्र माना जाता है, इसको जो तटीय क्षेत्र होता है इसके आसपास का, यहाँ पर खनिज तेल के महत्वपूर्ण भंडार भी देखने को मिलते हैं और उत्पादन की दृष्टि से भी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तट माना जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, खनिज तेल के भंडार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केवल भंडार ही नहीं है बल्कि उत्पादन भी सर्वाधिक होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो गिनी की खाड़ी किस लिए इंपॉर्टेंस हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई कि यहां पर आपको खनिज तेल के भंडार और उत्पादन दोनों देखने को मिले। एक दूसरी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये कौन सी लाइन है जिसको मैं खींच रहा हूं, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री में इसको अक्षांश रेखा कह सकता हूं दोस्तों। आप कहोगे जी बिल्कुल। और यहां पर एक लाइन आपको दिख रही है डॉट डॉट, जिसको मैं सीधे सर्कल कर रहा हूं, मतलब लाइन खींच रहा हूं, ये आपको दिखेगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम कह सकते हैं कि टाइम रेखा, जिसको हम कह सकते हैं, जहां से अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा होती है वो खींची जाती है। तो ये दोनों का आपस में, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इन दोनों का जो कट पॉइंट है वो कहां पर देखने को मिलता है, गिनी की खाड़ी में देखने को मिलता है। तो कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं, तो दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में कट करती हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। और यहीं पर आपको नाइजीरिया के तट पर एक नाइजर नदी देखने को मिलेगी। अगर नाइजीरिया आप अपने पॉलिटिकल मैप में देख पा रहे होगे, वहां पर एक नाइजीरिया मतलब कि नाइजीरिया जो है कि तट जो देश है उसमें आप देखोगे कि एक नाइजर नदी आपको देखने को मिलेगी। अपने पॉलिटिकल मैप में भी आप देख सकते हो, अगर फिजिकल में नहीं मिल रहा तो ये रहा नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद बात करेंगे, अच्छा इसकी राजधानी को याद रख लेना, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। और अबूजा के आसपास से ही अगर आप देखोगे थोड़ा सा दूरी से, तो यहां पर एक नदी आती है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां से नाइजर नदी निकल रही होगी, यहां लिखा भी होगा नाइजर नदी, यहां से निकलते हुए ये आती है नाइजीरिया से होते हुए यहाँ पे नाइजर नदी, और यहाँ पे आपको डेल्टा ऑफ नाइजर देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी एक सहायक नदी के रूप में बेनिन करके एक नदी होती है, बेनिन भी कह सकते हो, बेन्यू भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। तो ये इसकी एक सहायक नदी के रूप में भी होती है। और यहां पर आपको डेल्टा ऑफ नाइजर, यानी कि नाइजर नदी का डेल्टाई क्षेत्र देखने को मिलता है। इसमें एक आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, हारकोट। हारकोट बंदरगाह अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कहां पे होगा ये, अगर आपको नहीं दिख रहा हो। वैसे तो ये दिख रहा होगा बिल्कुल, डेल्टा जहां पे लिखा हुआ है नाइजर का डेल्टा, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा पोर्ट हारकोट। तो ये जो हारकोट है ये तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जैसे अभी आरओ एग्जाम्स में राइन नदी के तट पे रॉटरडम बंदरगाह को पूछा गया था। प्रीवियस ईयर पेपर में आप यूपीपीसीएस देखो, यूपीएससी देखो, स्टेट पीसीएस देखो, वहां पर भी कई बार तटीय बंदरगाहों को पूछा जाता है कुछ खास इंपॉर्टेंस की वजह से। तो इसी तरीके से आपको पोर्ट हारकोट को भी याद रखना। पहली चीज, ये नाइजीरिया के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, ये खनिज तेल का उत्पादन सबसे अधिक करता है यहाँ पे, और उत्पादन के साथ साथ ये निर्यात भी सबसे अधिक यहाँ पर करता है। तो निर्यात और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन जाता है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि नाइजर नदी के बारे में अगर आपको लिखना हो, तो आप नाइजर नदी के बारे में चाहे अपने फिजिकल मैप में लिख लो जहां पे जगह हो, या फिर पॉलिटिकल मैप में लिख सकते हो कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अगर आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप की, तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है। सेकंड सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, तो आप इसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और थर्ड सबसे बड़ी नदी आपकी नाइजर नदी है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो नील नदी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर देखने को मिलती है पूर्वी अफ्रीका के तट पर, या यूं कहें पूर्वी अफ्रीका में। लेकिन अगर मैं कहूं पश्चिम अफ्रीका की, तो नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, लेकिन पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तीसरी सबसे बड़ी नदी
होती है और यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये माली है, एक देश है माली, यहाँ पर भी होकर ये निकलती है नाइजर नदी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतःस्थलीय डेल्टा। इट मीन्स कि स्थल खंड पे ही ये डेल्टा बना देती है, वहां से फिर ये निकलते हुए नाइजीरिया की तरफ आती है और नाइजीरिया से नाइजर नदी तटीय क्षेत्र में डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है डेल्टा, तटीय क्षेत्र में बनाती है। तो ये चीज समझ में आ गई। और यहीं से अगर मैं बात करूं, कैमरून से निकलने वाली जो बेन्यू नदी है ये नाइजीरिया में आकर नाइजर नदी से मिल जाती है। आप अपने पॉलिटिकल मैप की जगह फिजिकल मैप में एक बार आप देखोगे तो यहाँ पे बेन्यू नदी आपको कहां से देखने को मिलेगी, आपके कैमरून जो पहाड़ी है, कैमरून जो देश भी एक तरीके से कह सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे कैमरून देश भी है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां से एक नदी निकलती बेनिन, जो कि बेन्यू कह सकते हो, इसकी सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। अच्छा, दूसरी चीज अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, आपने पाम ऑयल सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग चीड़ का तेल भी कह देते हैं, चीड़ का तेल, ठीक है। इसे हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है कि चीड़ ऑयल कह देते हैं या पाम ऑयल कह देते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, हालांकि खासियत तो नहीं कहूंगा, अगर आप इस तेल का प्रयोग कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हार्ट डिजीज ज्यादा बढ़ेगी, यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो ताड़ का तेल होता है, चीड़ का तेल होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पाम ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए। लो क्वालिटी का तेल माना जाता है। लेकिन बहुत सारे जो गरीब देश हैं जहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल नहीं खरीदे जा सकते, वहां के अफ्रीकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकी कंट्रीज इस तेल का यूज करती हैं। तो इसीलिए नाइजर नदी का सर्वाधिक उपयोग पाम ऑयल को ले जाने के लिए किए जाने के कारण इसे पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान से समझ लो, नाइजर नदी क्या करती है, सबसे अधिक पाम ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। क्या कहते हैं, पाम ऑयल, PALM, पाम ऑयल। और इसको पाम ऑयल रिवर भी कह दिया जाता है, किसको, नाइजर नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाइजर नदी सबसे अधिक पाम ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती है अफ्रीकी देशों में। तो आपसे पूछ लेगा कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जो पाम ऑयल रिवर के नाम से जानी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये चीजें मैंने लिखवा दी हैं। अब जरा आप देखोगे घाना की तरफ अगर हम बढ़े, अगर आपने पहले लेक्चर को देखा होगा, पहले या दूसरे लेक्चर को, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो मैंने किस तरीके से जो है कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा हूं। और अभी मैं इसको एक इन शॉर्ट करके आपको पर्वत, पठार, चोटी जितनी भी है वो सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा यहां पर। अब जैसे हम लोग यहाँ कैमरून, नाइजीरिया से होकर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको एक घाना देश देखने को मिलेगा। क्या देश देखने को मिलेगा, घाना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, घाना की राजधानी कई बार पूछता है, तो अकरा इसकी राजधानी है, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी RO एग्जाम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3-4 देश थे इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जिसकी राजधानी मिलाने को पूछ लिया गया। जैसे सूडान की राजधानी पूछा था खार्तूम, कांगो गणराज्य की पूछ लिया गया था, किनशासा पूछ ली गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं जो अफ्रीका में पूछी जाती हैं। तो घाना वगैरह जो भी हम देश पढ़ रहे हैं उनकी राजधानियां भी एक नजर आप देखते रहेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि लेक वोल्टा, या यूं कहें कि नदी के रूप में भी वोल्टा यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है घाना की। आप यहां पर अपने फिजिकल मैप में भी देख सकते हो, यहां पर ये वोल्टा रिवर भी है और यहीं पर आपको एक वोल्टा करके झील भी देखने को मिलेगी। तो केवल ये नहीं समझना है कि वोल्टा झील है, वोल्टा झील के साथ नदी भी है और इसी नदी के तट पर ही आपको अकरा करके एक राजधानी भी देखने को मिलेगी जो घाना की है। और ये नदी भी कहाँ गिरती है, जिस तरीके से डेल्टा ऑफ नाइजर में ये नाइजर नदी गिरती है और फिर यहाँ पे गिनी की खाड़ी में ही अंततः गिरती है, उसी तरीके से जो लेक वोल्टा है या वोल्टा नदी, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गिनी की खाड़ी में ही गिरती हुई देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, गिनी की खाड़ी में। और इस नदी पर निर्मित एक डैम है, उस डैम का नाम क्या है, तो उस डैम का नाम, तो यहां पर आप देखोगे कि एक गिनी की खाड़ी में जब ये लेक वोल्टा गिर जाती है तो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन एक और पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा कि इस नदी पर एक डैम निर्मित किया गया जिसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूं, AKOSOMBO। अब यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अकोसोम्बो डैम। अकोसोम्बो डैम का जो जलाशय होगा वो कौन होगा, लेक वोल्टा होगा। इट मींस कि अगर जैसे आपसे पूछा जाता है
कि करीबा डैम किस पे है, बाउल्डर डैम किस पे, हूवर डैम किस पे है, तो किन नदियों पर है। तो उसी तरीके से आपको अफ्रीका का भी पूछा सकता है, अकोसोम्बो डैम ये किस नदी पर है, तो लेक वोल्टा पर निर्मित है। तो आप इस तरीके से इसको हाईलाइट कर लीजिए कि इस पे अकोसोम्बो डैम भी निर्मित है। और यहां पर जो लेक वोल्टा आपको देखने को मिलती है, ये इसके जलाशय का काम करती है इस डैम के लिए। और यहीं पर घाना में, घाना बहुत चर्चित में रहता है क्योंकि यहां पर कोकोआ की खेती होती है। ध्यान देना, COCOA, कोकोआ की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी अफ्रीका का। ये कृषि यहाँ पर सबसे अधिक होती है। और कोकोआ का एक ट्रायंगल भी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको घाना में, क्योंकि यहाँ पे घाना में 2-3 क्षेत्र हैं जो इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में निर्मित होते हैं, जहां पे आप देखोगे कोकोआ की खेती देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल भी बना सकते हो और इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि कोकोआ ट्रायंगल। ये पूछा जाता है दोस्तों कि कोकोआ ट्रायंगल किस महाद्वीप में देखने को मिलता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, और वो भी स्पेशली घाना में देखने को मिलता है। अब हम आगे चलेंगे, अगर इसी में अगर आप अपने मैप की तरफ आगे बढ़ोगे तो यहां पर आप पॉलिटिकल या फिजिकल मैप में आप देखोगे फूटा डी जोलोन, ठीक है, फूटा डी जोलोन नाम का एक लोकेशन मिलेगा। यहां से एक नदी निकलती है, गैम्बिया और सेनेगल, दो नदियां निकलती हैं। एक ये रहेगी गैम्बिया और ये रहेगी सेनेगल। हालांकि आपको मोबाइल में शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप अपने मैप पर जरा फोकस करिए। फूटा डी जोलोन से दो नदियां निकलती, एक गैम्बिया निकलती है और ऊपर निकलती सेनेगल। ये दोनों नदियों की बात करेंगे तो ये दोनों नदियां कहां पे इसका निकास हो रहा है, इस तरीके से निकास हो रहा है, जिसको आप लिख सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका निकास हो रहा है। गैम्बिया नदी सेनेगल और गैम्बिया के मध्य एक राजनीतिक सीमा बनाती है। तो आपको देखना है कि कहां पे गैम्बिया देश है और कहां पे सेनेगल देश है। अगर मैं आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये रहा एक सेनेगल देश और एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा गैम्बिया। क्या देखने को मिलेगा, गैम्बिया नदी सेनेगल और गैम्बिया के मध्य। अच्छा, गैम्बिया के मध्य आपको ये यहीं पे छोटा सा गैम्बिया भी देखने को मिल जाएगा, छोटा सा देश है। इन्हीं दोनों देशों के बीच में आपको गैम्बिया नदी देखने को मिलेगी, जो सेनेगल और गैम्बिया के मध्य पॉलिटिकल जो कि बाउंड्रीज क्रिएट करती है। वहीं सेनेगल नदी की बात करूंगा तो ये रही आपकी सेनेगल नदी, जो मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच में बाउंड्री शेयर करती है। तो यानी दोनों नदियों की इंपॉर्टेंस समझो, गैम्बिया नदी गैम्बिया और सेनेगल के मध्य बाउंड्री शेयर करती है, जबकि सेनेगल नदी सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच में बाउंड्री शेयर करती हैं। और दोनों ही नदियां आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती हैं और फूटा डी जोलोन से निकलती हैं। अब आप पूरी तरीके से, अब आप फिजिकल मैप पर आ जाइए जरा। मैं फिजिकल मैप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंट और लोकेशन एक बार ट्रैक करा दूं, जिसे आपको समझना होगा। तो मैं एक तरफ से चलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा। तो पहले हम लोग पठार को नहीं देखेंगे, पहले हम लोग पर्वत चोटी को देखेंगे। जैसे मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो इससे पहले लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आपको एक एटलस माउंटेन दिखाया था। क्या दिखाया था, एटलस, एटलस दिखाया था, एटलस पर्वत, जहां पे एक माउंट टॉपिकल भी आपको दिखाया था। थोड़ा सा मैं और अगर जूम कर दूं, आप यहां पर देखोगे कि ये एटलस की पूरी लोकेशन है। तो एटलस में आप देखोगे, एक इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, ये रही पूरी एटलस लोकेशन। यहाँ पे मिडिल एटलस होगा, हाई एटलस होगा, एंटी एटलस होगा, सहारन एटलस होगा। आप अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप में देखोगे कि आपको 4 प्रकार के एटलस देखने को मिलेंगे। एटलस मैप की बात नहीं कर रहा, एटलस पर्वत की बात कर रहा, जो स्पेशली मोरक्को वगैरह मिलेगा, अल्जीरिया मिल जाएगा, और वेस्टर्न सहारा में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, ट्यूनीशिया में भी मिलेगा। तो यहाँ पे एंटी एटलस, हाई एटलस, सहारन एटलस और मिडिल एटलस। तो कुल मिला के एटलस के अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन अगर मैं टोटल एटलस की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी देखने को मिलेगी वो मिलती है माउंट टॉपिकल चोटी। क्या मिलेगी, माउंट टॉपिकल चोटी मिलेगी। ये चीज हाईलाइट हो गई। इसके बाद अगर मैं और पश्चिम की मतलब पश्चिम से पूरब की ओर चलूं तो यहां पर आपको एक औघर करके एक माउंटेन देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, ये रहा औघर माउंटेन। अब जरा दिमाग में आप लोकेशन करते हुए चलना, ट्रैक करते हुए कि हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे माउंटेन को कवर करते हुए चल रहा है। अभी हमने एटलस को देखा, जहां की सबसे ऊंची चोटी मैंने माउंट टॉपिकल दिखाई, लेकिन जैसे मुझसे और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो औघर माउंटेन करके एक देखने को मिलता है, जहां पे माउंट तहत आपको उसी के जस्ट देखने को मिलेगा नीचे। माउंट तहत यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो तिबस्ते देखने को मिलेगा। तिबस्ती एक माउंटेन है जिसको आप लिख सकते हो कि चाड में है। चाड एक देश है, ठीक है, चाड में देखने को मिलेगा। इसकी भी एक ऊंची चोटी लिख सकते हो कुसई करके, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, बस तिबस्ती आपको याद रखना है। अब यहां पर आप और नीचे उतरेंगे तो माउंट केन्या आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत के रूप में देखने को मिलेगा। केन्या कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए।
तो उसके लिए आपको केन्या में आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये रहा माउंट केन्या करके लिखा हुआ है और इसके आगे आप साइड में लिख सकते हो एक तरीके से कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट केन्या की बात अगर हमने कर ली तो यहाँ पर आपको माउंट केन्या देखने को मिल गया, ज्वालामुखी पर्वत। उसी के नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ देखने को मिला है? तंजानिया में। यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है दोस्तों? यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहां पर आपने इन पर्वतों को लोकेट कर लिया तो हम लोग केन्या तक आ गए और माउंट किलिमंजारो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्वत जो है अक्सर आप लोग मिस कर देते हो, जिसका नाम है ड्रैंकसबर्ग। आप अफ्रीका में देखोगे, साउथ अफ्रीका देश में, तो यहां पर आपको एक ड्रैंकसबर्ग करके एक पर्वत देखने को मिलेगा। ड्रैंकसबर्ग ये आपको इंडियन ओशन के तट पर देखने को मिलेगा। हालांकि और भी कई सारे, लेकिन ड्रैंकसबर्ग अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा जाता है। और इसकी अगर मैं सर्वोच्च चोटी की बात करूं या सबसे ऊंची चोटी की, तो आप इसको देख सकते हो, नेट्याना, मतलब कि नेटलियाना करके कह सकते हो आप इसे। और ये एक तरीके से स्क्रैप लैंड है। ये जो आपका ड्रैंकसबर्ग है ये आपका एक स्क्रैप लैंड है, जिसके बारे में अभी आगे डिटेल बताऊंगा। अब फिर हम इसके बाद और ऊपर चलते हैं जब, तो आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है, मितुम्बा माउंटेन। मितुम्बा भी आपने देखा होगा, कटंगा प्लेटू भी देखा होगा। तो अगर नहीं नोटिस किया तो फिर से नोटिस कर लीजिए, ये रहा मितुम्बा माउंटेन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो रिफ्ट वैली के पास है। कटंगा प्लेटू ये है, आपका हाईलाइट करना है आपको। और साथ में इसी के नीचे आपको बाई प्लेटू भी देखने को मिलेगा। हालांकि हाउलू प्लेटू भी देखने को मिलता है इसी के नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है बाई प्लेटू, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम जब इसके वेस्टर्न पार्ट की ओर बढ़ते हैं, अफ्रीका के पश्चिमी पार्ट की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको एक देखने को मिलता है कैमरून में माउंट हाईलैंड करके भी आप देख सकते हो, कैमरून में, या कैमरून भी इसको कह सकते हो, या दूसरा नाम अगर आप देखोगे माउंट कैमरून के रूप में तो अडमावा माउंटेन। क्या है? अडमावा माउंटेन। क्या मैंने लिखा कि अडमावा माउंटेन भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आप यहीं पे एक जोस प्लेटू भी देखोगे। कौन सा प्लेटू देखोगे? ये रहा जोस प्लेटू। अबूजा, अबूजा किसकी राजधानी मैंने बताई थी? अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर याद होगा तो आपको, तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अबूजा, अबूजा में जो कि नाइजर की राजधानी है, और ये मतलब नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, यहाँ पे आपको जोस प्लेटू देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा कि एक आपको 3 यहाँ पे माउंटेन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके मैप में केवल लोमा माउंटेन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन लोमा के पास ही 3 मिलते हैं। आप इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए, इस 3 तरीके से, ठीक है, ऐसे कहीं पर भी, जिसमें पहले वाले को आप लिख सकते हो बोमी माउंटेन, दूसरे वाले को लिख सकते हो निम्बा माउंटेन, और तीसरे वाले को लिख सकते हो आप लोमा माउंटेन, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन होते हैं। तो बोमी माउंटेन, निम्बा माउंटेन और लोमा माउंटेन, ये 3 माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये बात? अब यहां पर अगर हम देखें तो हमने कहां से शुरुआत की थी? अगर कुछ इंपॉर्टेंट में माउंटेन आपको दिखाऊं, देखिए रिवीजन करने का तरीका यही होता है। हमने कहां से शुरू किया? एटलस माउंटेन से शुरू किया, जहां पे माउंट टॉपिकल पड़ा था। फिर यहां से ऑगर माउंटेन पड़ा, फिर तिबस्ती माउंटेन पड़ा, फिर यहाँ पे केन्या माउंटेन पड़ा, फिर यहाँ किलिमंजारो पड़ा, फिर यहाँ पे आप देखोगे मितुम्बा माउंटेन पड़ा। इसके बाद हमने यहाँ पे ड्रैंकसबर्ग माउंटेन पढ़ा। फिर आगे देखोगे कटंगा प्लेटू, बाई प्लेटू, यहाँ पे मितुम्बा आपको दिखाया मैंने। फिर अडमावा माउंटेन, जहाँ पे कैमरून देखने को मिला। फिर यहीं पे आपको लोमा माउंटेन देखने को मिला, बोमी माउंटेन, निम्बा माउंटेन देखने को मिला। और फिर इसी तरीके से आप घूम के कहाँ पे आ गए? आप घूम कर फिर यहाँ के बाद यहाँ आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपको माउंटेन देखने को मिले। लेकिन अफ्रीका को देखा जाए तो यहां पर भी डेजर्ट बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और एक छोटी सी अगर मैं इमेज आपके सामने क्रिएट करना चाहूं तो आप ये देखोगे कि ये कुछ एरिया जो आप देखोगे, ये मुख्य रूप से आपका सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये सहारा डेजर्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी स्पष्ट आपके मैप में देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, आप यहां पर देख पाओगे ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि एक सहारा डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। और इसके साइड में ही आपको नील नदी देखने को मिलती है, जो कहां पर गिरती है? ये आपके डेल्टा ऑफ नील, यानी कि नील नदी का डेल्टा बनता है, या दूसरी भाषा में मैं कहूं तो मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर में ये गिरता है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो एक आपको ईस्टर्न डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। कहां पे? जिसको हम लोग न्यूबियन मतलब कि न्यूबियन डेजर्ट भी आप कह सकते हो। यहां पे ये रहा, ठीक है, न्यूबियन डेजर्ट भी आप कह सकते हो। और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी
सहारा के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर आपको खार्तूम में दो नदियां देखने को मिलेंगी, व्हाइट नील, नील नदी, और ब्लू नील। ये आगे जाके खार्तूम में जो है कि एक साथ मिलने के बाद नील नदी के रूप में ऊपर गिरती हैं। तो आप देखोगे न्यूबियन डेजर्ट को सूडान में कहा जाता है। ये जो आप न्यूबियन डेजर्ट पढ़ रहे हो, सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है, तो ये इसी में आता है एक तरीके से। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और डेजर्ट आपने देखा होगा यहाँ पे, कालाहारी डेजर्ट। ये रहा कालाहारी डेजर्ट को हाईलाइट कर लो, जो स्पेशली बोत्सवाना में आता है। किस में आता है दोस्तों? बोत्सवाना में। अपने पॉलिटिकल मैप में हाईलाइट कर सकते हो। और यहाँ पे एक कालाहारी डेजर्ट में एक बुशमैन समुदाय पाया जाता है, बुशमैन समुदाय, जिसको हम बुशमैन जनजाति भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? बुशमैन समुदाय या बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है। तो ये कालाहारी डेजर्ट में है। अगर मैं बात करूं डेजर्ट की बात करूं, अर्थात सहारा डेजर्ट की बात करूं, क्योंकि अगले 15 मिनट के अंदर हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म होने वाला है, तो यहां पर आप देखोगे तो इसका एक सहल रीजन के रूप में होता है। सहल रीजन का मतलब होता है जहां पे कहीं ना कहीं प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए यूएनसीसीडी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आप यहां पे एक सहल रीजन देखने को आपको मिलेगा ये वाले क्षेत्र में, जो साहेल क्षेत्र भी कहलाता है, जिसको आप लिख सकते हो SAHEL, साहेल रीजन। रीजन मतलब हो गया आपका क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे मरुस्थल का अब विस्तार हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, और जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं अच्छा माना जाता? क्योंकि मृदा उपजाऊ थी, लेकिन अब वो अनुपजाऊ के रूप में हो रही है, कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं वो हानिकारक होता है। जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो सहल रीजन कुछ और नहीं है, बल्कि दक्षिणी भाग है सहारा का, यानी जो सहारा मरुस्थल है उसका ये दक्षिणी भाग है। अर्थात सहारा मरुस्थल का विस्तार अब धीरे धीरे नीचे के देशों में भी हो रहा है, जो दक्षिणी क्षेत्रों में हो रहा है, और यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो इतनी चीजें आपने समझी। अब जरा इन शॉर्ट मैं इसके पॉइंट को समझाऊंगा, वो आपको सुनते हुए चलना। जैसे अगर मैं कहूं कि नील नदी सहारा मरुस्थल को इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट से अलग करती है। अब यहां पे अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप यहां पर देख पाओगे ये ईस्टर्न डेजर्ट लिखा हुआ है, और ये पूरा जो है कि सहारा डेजर्ट है, जिसको हम लोग एक तरीके से वेस्टर्न डेजर्ट या ग्रेट सहारा डेजर्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या कर रही है? नील नदी एक तरीके से अलग कर रही है, ईस्टर्न डेजर्ट को सहारा डेजर्ट से अलग कर रही है। वहीं सूडान में सहारा मरुस्थल को न्यूबियन, जो है कि न्यूबियन मरुस्थल भी कहा जाता है। तो न्यूबियन मरुस्थल कहाँ कहते हैं? सूडान में कहते हैं, जिसकी राजधानी खार्तूम है। आरओ एग्जाम में पूछा गया था, इसको न्यूबियन मरुस्थल भी कहा जाता है। फिर वहीं पे चाड लेक की मैं बात करूं, ये रहा लेक चाड, जो कि चाड में एक झील पाई जाती है, जो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। यानी ये जो मरुस्थली क्षेत्र है, यहां पर ये सबसे बड़ी झील बन जाती है। अब आप कहोगे सर आपने सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया भी पढ़ा दी थी, अलग अलग झीलें पढ़ाई थी, लेकिन वो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सहारा रेगिस्तानी जो क्षेत्र है जो इन देशों का, यहाँ पर सबसे बड़ी झील पढ़ा रहा हूं, लेक चाड है। ठीक है, जो स्पेशली नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड की सीमा पर अवस्थित है। अब पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में देख सकते हो, ये रही लेक चाड, जो कि नाइजर की बाउंड्री शेयर होती है, चाड की बाउंड्री शेयर होती है, और साथ में आप देखोगे कैमरून की बाउंड्री यहाँ शेयर होती है और नाइजीरिया की बाउंड्री शेयर होती है। 4 देशों की बाउंड्री पर ये झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपीएससी पूछता है इस तरीके के प्रश्नों को, तो ध्यान देना। और यहीं से इस झील से चारी नदी का एक निकास होता है। यहाँ पे आपको चारी नदी देखने को मिल रही होगी, जो लेक चाड से निकलती है। कहां से निकलती है? लेक चाड से निकलती है चारी नदी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नदी भी हो जाती है, जो अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि एक ऐसी नदी जो स्थल खंड पे ही बहते हुए जो है कि वहीं समाहित हो जाए। जैसे भारत में लूनी नदी को कहा जाता है कि एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। ये किसी भी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, जबकि ये नदियां जो है कि जब समुद्र में नहीं मिलती है तो इन्हें ही कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सहारा मरुस्थल के दक्षिणी क्षेत्र को अगर मैं यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सहारा मरुस्थल है, इसका ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, साउथ वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोगों ने नाम दिया साहेल रीजन। साहेल रीजन जिसका विस्तार मॉरिटानिया,
माली से लेकर सूडान तक हो रहा है धीरे धीरे। अर्थात कि ये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जहां पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, व्यापारिक खेती की जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आजीविका के लिए जंगलों को काटना पड़ रहा है, पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है, बरसात वैसे भी कम हो रही है। तो ये जो मरुस्थल है इसका और विस्तार होते जा रहा है। जो उपजाऊ भूमियां थी, उपजाऊ जमीन थी, अब वो बंजर होती जा रही है और इसका विस्तार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी को हम साहेल प्रदेश भी कह देते हैं। और इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस मरुस्थल का विस्तार हो रहा है दक्षिणी क्षेत्र में, इसीलिए इसको हम साहेल मरुस्थल भी कहते हैं। फिर मैंने आपको मतलब साहेल क्षेत्र भी बताया, और यहाँ पे मैंने बोत्सवाना के महाद्वीपीय मरुस्थल को कालाहारी मरुस्थल भी कहते हैं। ये जो कालाहारी डेजर्ट लिखा हुआ है साथ में, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा जूम करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हालांकि विक्टोरिया फॉल्स आपसे पूछा गया था, विक्टोरिया जलप्रपात वगैरह आरओ के एग्जाम से मैंने यहाँ पे बताया भी है। और कालाहारी डेजर्ट की अगर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ से ओकावांगो नदी के द्वारा एक अंतःस्थलीय डेल्टा बनाया जाता है, जिसको ओकावांगो स्वैम्स कहते हैं। स्वैम्स का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। लूनी वाला जो क्षेत्र है, जो लूनी नदी का जो कच्छ वगैरह का क्षेत्र है, वो दलदली क्षेत्र है। रामसर साइट की तरह वो क्षेत्र माना जाता है आर्द्र भूमि। क्यों? क्योंकि नदी का जो विस्तार है, जो नदी का अपवाह तंत्र है, वो उसी क्षेत्र के अंतर्गत है, वो समुद्र में जाके नहीं मिल रही है, इसलिए वो नीचे जमीन के नीचे एक दलदल तैयार कर रही है, यानी कि नमी रखती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक ओकावांगो नदी निकलती है, जो यहाँ पर ओकावांगो स्वैम्स यानी दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जो कालाहारी मरुस्थल में जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। यानी ऊपर तो मरुस्थल है, लेकिन मरुस्थल के नीचे अगर आप खुदाई करोगे तो यहाँ पे आपको जल भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ओकावांगो नदी और वहां पे स्वैम्स के क्षेत्र है, इसलिए कालाहारी मरुस्थल का आभूषण भी इस नदी को कहा जाता है। और यह मरुस्थल बुशमैन जनजाति के समुदाय के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जरा हम इथोपिया की तरफ आ जाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से अगर हम बात करें, इथोपिया की तरफ बात करेंगे तो इथियोपिया की ये जो हाईलैंड्स है, यानी इथोपिया की उच्च भूमि, क्योंकि आप देखोगे इसके पास एक रिफ्ट वैली इस तरीके से जा रही है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास में लेक्चर नंबर 2 में क्लियर किया था कि रिफ्ट वैली क्या होती है, जो गहरी घाटियां होती हैं, जो पर्वत से नहीं बल्कि आपके धरातल से बहुत गहरी घाटियां होती हैं, तो इसके बगल में होने वाली जो उच्च भूमि होती है उसे हम हाईलैंड कहते हैं। इथोपिया की उच्च भूमि से निकलने वाली एक जुबा और सिबली नदी सोमालिया में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ध्यान देना, एक आपको देखने को मिलेगी जुबा और एक आपको सिबली। ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे एक यहाँ पर मिलेगी जुबा और एक सिबली। ये दोनों ही नदियां यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड से निकलती हैं, और जहाँ सिबली जुबा से मिल जाती है, जबकि जुबा नदी का निकास उत्तरी हिंद महासागर में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? आप देखोगे कि यहां पर आपके मैप में एक सिबली नाम की एक नदी देखने को मिल रही होगी, जो यहां से निकलने के बाद जुबा से मिल जाती है। ये तट में नहीं गिरती है, ये पहले ही मिल जाती है जुबा से, और जुबा जो है कि इंडियन ओशन में गिर जाती है। एक महत्वपूर्ण नदी होती है। कटंगा के पठार की अगर हम बात करें, अभी हमने कटंगा का पठार भी पढ़ा, तो अगर आप देखोगे कटंगा के पठार की बात करें तो कटंगा के पठार से निकलने वाली जाम्बेजी नदी, ध्यान से समझना, जाम्बेजी नदी देखिए ये निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है, और इसी जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया फॉल भी है, यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात भी है। यह भी प्रश्न आया था आरओ एग्जाम्स में। जिम्बाब्वे और जाम्बिया से होते हुए बहती है। आपने पॉलिटिकल मैप को जरा एक बार देखो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये विक्टोरिया जलप्रपात से होते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश मिलेंगे जिनसे ये नदी प्रवेश करते हुए निकलती है और मोजाम्बिक में प्रवेश कर जाती है, जहां इस नदी का निकास मोजाम्बिक चैनल के अंतर्गत देखने को मिलता है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। वहीं इसी पर एक विक्टोरिया जलप्रपात भी देखने को मिलता है। फिर इसमें अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाली एक लिम्पोपो नदी, इंपॉर्टेंट क्या है कि लिम्पोपो नदी का निकास अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका देश से, और ये यहां से निकलते हुए आपको यहां पे देलागुआ की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है अगर आप यहां पे देखोगे? और एक गौर करने वाली बात है कि ये देखिए मकर रेखा, जहां पे एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे लिम्पोपो नदी दो बार मकर रेखा को काट रही है, और यहाँ पे देलागुआ की खाड़ी में यह नदी गिरती है, अपना निकास करती है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना की सीमा से होते हुए ये मोजाम्बिक में प्रवेश करती है, उसकी राजधानी मापुतो से होते हुए देलागुआ की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट होगा वो रहेगा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट।
इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सारा। हालांकि मैं चाहता तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन लिखवा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम नए कॉन्टिनेंट को शुरू करेंगे तो नए तरीके से करना चाहिए, ताकि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो यूरोप बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजिंग कॉन्टिनेंट होता है, जिसमें मेरे हिसाब से कम 5 से 6 लेक्चर मैं लूंगा, और 5 से 6 लेक्चर अगर मैं लूंगा तो आपके बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। इसके नोट्स हो सकता है आज शाम को मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।